नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर एक बार फिर से, जहां हरियाणा पीडी एग्ज़ाम सीरीज का हमारा लास्ट का जो पड़ाव उस पर हम पहुंच चुके हैं। लगभग 3 से 4 वीडियोज और आनी है। तो उसी कड़ी में बार बार एक रिक्वेस्ट आ रही थी भाई मसाज के टॉपिक को लेके, बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि मसाज बचा भी हुआ था वैसे भी, और मेरे दिमाग में भी था कि इसको करवाना है लास्ट में। तो हम बात करेंगे मसाज की। मसाज को मैं हिंदी में आपको बताऊं तो मालिश इसका मतलब होगा, मालिश। देखो भाई आजकल है ना, हर कोई स्पोर्ट्स में चैंपियन बनने की कोशिश करता है। हर देश जो है खेल के क्षेत्र में बेस्ट करने की अपनी कोशिश करता है और उसके लिए अलग अलग तकनीकें जो है निकाली जाती हैं। उसी कड़ी में आजकल गेम्स के अंदर मसाज जो मालिश है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और नॉर्मली जो इसका मतलब जो बताया जाता है फ्रिक्शन ऑफ नीडिंग, ये नॉर्मल एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा का ये शब्द है आपका, और इसका इंग्लिश में मतलब है फ्रिक्शन ऑफ नीडिंग। फ्रिक्शन ऑफ नीडिंग, फ्रिक्शन ऑफ नीडिंग, फ्रिक्शन ऑफ नीडिंग। इसका मतलब है गूंथते हुए घर्षण करना, मतलब आटा गूंथते ना उसमें वाइब्रेट करना। इससे वाइब्रेशन का मतलब देखो, बेसिक सी बात बताऊं क्या होगा, जो हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट हैं, जो मसल्स हैं, जो नर्व हैं, उनके अंदर वाइब्रेशन होगा तो क्या होगा, मसल्स का भाव वहां पे बढ़ जाता है। भाई किसी को कहीं पे गुम चोट लगी तो वहां पे जो है ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए अलग अलग विधियां अपनाई जाती हैं, जिससे वहां पे ब्लड जो है ठहरता नहीं है, ब्लड की क्लोटिंग वहां पे नहीं होती है। तो आजकल है ना लगातार इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है। खिलाड़ी जो है ना स्पेशल मसाज थेरेपिस्ट अपने साथ रखने लगे हैं, जो आजकल फेमस प्लेयर होते हैं। आप देख तो भी होंगे क्रिकेट मैच के दौरान किसी को चोट लगे तो फिजियोथेरेपिस्ट भागता है बैग लेके, वो वहाँ पे उनके मसाज भी करता है, बर्फ के वो भी लगाता है। मतलब आजकल जो है ना स्पेशली रखा जाता है, ठीक है। परफॉर्मेंस इससे इंक्रीज होती है क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है। अब मैंने बता दिया आपको, फ्रेंच भाषा से आया शब्द मालिश, और मालिश का अंग्रेजी में जो मसाज का मतलब निकलता है फ्रिक्शन ऑफ नीडिंग, गूंथते हुए घर्षण करना, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट जो है, और चिकित्सा शास्त्र के पितामह, भाई याद रखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो चिकित्सा शास्त्र के जो पितामह हैं आपके वो कौन माने जाते हैं, हिप्पोक्रेटस को जो है चिकित्सा शास्त्र का पितामह माना जाता है। भाई हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का पितामह माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड बात, 100% आने की संभावना बनेगी एग्जाम में आने की। और प्राचीन समय में यही वो व्यक्ति था जो अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए क्या करता था, जो है मसाज जो की जाती थी, और धीरे धीरे फिर आधुनिक समय में भी खिलाड़ियों ने उसको अपनाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, इसको हम एग्जाम ओरिएंटेड बातें पढ़ेंगे। मसाज आप नॉर्मली 4 प्रकार की होती है मसाज, फिर उनके टाइप्स भी होते हैं, वो भी मोटा मोटी बता दूंगा। एग्जाम ओरिएंटेड बात कई बार आ जाती है ना भाई, सैलानी के कौशल विधि का कौन सा प्रकार है, तो हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बातों को याद करेंगे। नंबर 1 भाई मैं हिंदी में बता दूंगा, इंग्लिश में लिख दूंगा, ठीक है। स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन, PULATION। इसका हिंदी में मतलब हुआ सहलाने की कौशल विधि, मतलब सहलाना है से भाई, ये होता है सहलाना। हम सहलाते हैं ना बच्चे को सुलाने के लिए, छोटे बच्चे को, ये। और इसकी टेक्निक क्या होती है, जो सहलाने के ये सहलाने के मतलब इसमें सहलाया जाता है। इसके 2 पार्ट बन जाते हैं भाई फिर, ठीक है। वो अलग अलग टाइप में बता दूंगा आपको। पहला जो इसका मेथड बनता है ना, वो बनता है एफलेरूज हस्तकौशल विधि। एफलेरूज भाई देख के लिखना पड़ेगा, नाम थोड़े मुश्किल है भाई, थोड़ा वीडियो स्लो चलेगा आज क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक है ना, टाइम लेने वाला है, ठीक है। एफलेरूज हस्तकौशल विधि, इसमें क्या होगा भाई, देखो जो हार्ट से दूर के पार्ट है ना उस पे मालिश की जाती है। कैसे, मतलब दूर वाले पार्ट से शुरू करके हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आया जाता है, बस इसका यही मतलब है। जो एफलेरूज हस्तकौशल विधि है, इसमें क्या होगा, जो हार्ट से दूर के पार्ट हैं उन पे जो हस्तकौशल विधि है अपनाते हुए, सहलाते हुए, और किसकी तरफ लाया जाता है, हार्ट की तरफ जो है सहलाते हुए हाथ को लेके आना है। उंगलियों से भी कर सकते हो, पूरे हाथ से भी कर सकते हो। मेरा हाथ ये है, हार्ट इस साइड है, तो मैं कैसे सहलाऊंगा, डिस्टल से प्रॉक्सी की तरफ, मतलब डिस्टल जो हार्ट से दूर का पार्ट है उसके बाद हार्ट की तरफ लेके आएंगे ब्लड के बहाव को, ऐसे सहलाते हुए। एक तो ये भाई इसका फर्स्ट
एफ्लोरूज हस्तकौशल विधि। स्ट्रोकिंग का समझ गए, स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन की हस्तकौशल विधि है जिसमें जो है सहलाना होता है, ठीक है, इतनी बात समझ गए। इसके बाद दूसरा जो मेथड, दूसरी जो टाइप बनती है इसकी, ये बनती है आपकी स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन। सेम ये जो नाम है ना, ये इसका दूसरा पार्ट है। इसमें जो है ना सहलाने की कोई फिक्स दिशा नहीं होती, किसी भी दिशा में सहला सकते हो आप, दूर भी, दूसरी तरफ भी, इस तरफ भी, हर्ट की तरफ भी, बस ये दो टाइप बनेंगे इसके। ये हो गया स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन, समझ गए, एग्जाम ओरिएंटेड बात पता चल गई, ठीक है। इसके बाद और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, एफ्लोरूज में जो जिस पार्ट में मालिश करना उसको हर्ट से थोड़ा ऊंचा उठा के रखेंगे, क्योंकि हर्ट की तरफ हमें भाव बढ़ाना है। तो ज्यादातर तो आपसे मेथड ही पूछे जा सकते हैं, ये बात एग्जाम ओरिएंटेड बात है, तो दोनों मेथड मैंने बता दी हस्तकौशल विधि के सहलाने के। इसके बाद जो एग्जाम दूसरा जो टाइप है मसाज का, भाई मोटा मोटी बात बताओगे जो मसाज एग्जाम ओरिएंटेड, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि समय नहीं है भाई, ठीक है। और इतना सीरियस मत हो मसाज को लेके, हो सकता है क्वेश्चन ही ना आए, आ जाएगा तो बेसिक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपने जब सीपीएड की तो वहाँ पे मसाज का टॉपिक मेरे ख्याल से बहुत कम ही मिलेगा, इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, आजकल आने लगी है। दूसरा जो टाइप है मसाज का वो बनता है आपका प्रेशर मैनिपुलेशन। प्रेशर, PRESSURE मैनिपुलेशन। इसमें भाई दबाव का, प्रेशर का मतलब दबाव देके मसाज, उसमें तो सहलाना था, इसमें क्या करना है, दबाव देके मसाज करनी। और इसके 3 प्रकार के मेथड आपके बन सकते हैं, ठीक है। और क्या करना, जो हमारा मांस होता है उसकी हड्डियों की गहराई तक, मतलब पूरी तरह से हड्डी के ऊपर भी प्रेशर पड़ना चाहिए, वहां पे जो नर्व है ना उनके ऊपर पूरा प्रेशर पड़ना चाहिए, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड बात ये, थोड़ी भाई बारिश की आवाज आ सकती है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, मत सोचना कि डिस्टर्बेंस हो रही है, ठीक है, बारिश अच्छी होनी जरूरी है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, ठीक है। तो प्रेशर मैनिपुलेशन के यहाँ पे आपके 3 टाइप हो सकते हैं भाई। पहला तो हो सकता है गूंथना। दूसरा जो इसका टाइप हो सकता है वो हो सकता है चुकोटना। तीसरा हो सकता है घर्षण। ये भाई 3 टाइप हैं प्रेशर मैनिपुलेशन के। गूंथना, आटा गूंथा है भाई, आप देखा होगा आपने, मम्मी बहन गूंथती हैं घर पे, वाइफ भी, महिलाएं खास करके, तो इस प्रकार से गूंथना, ठीक है, ये हो गया गूंथना, समझ गई इतनी सी बात। इसके बाद चुकोटना, इस पे क्या है, इसको ऐसे पकड़ के एकदम से छोड़ना है ऐसे, बस इतनी सी बात है। घर्षण, पूरा दबा के वाइब्रेट होना साथ की साथ, ये होगा घर्षण, समझ गए। तीनों बता दिए मैंने भाई आपको, ठीक है। इसके बाद मैं गूंथने के भी टाइप देखें, उसमें मत जाओ, मैंने आपको बेसिक सी बात बता दी। गूंथना आटा जैसे गूंथते हैं, ठीक है। चुकोटना भाई ऐसे पकड़ के खींच लिया। घर्षण, दबा रहे प्रेशर से, साथ की साथ वाइब्रेशन भी हो रहा है, समझ गए इतनी सी बात। ये एग्जाम ओरिएंटेड बात है भाई, ठीक है। और इसके बाद है नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा हो सकता है, तीनों बता दिए मैंने। नेक्स्ट जो टाइप है इसकी भाई, नेक्स्ट जो आपकी टाइप, समझ गए ना भाई तीनों। और आपको लगता है ना ज्यादा डीपली आपको जानना, एग्जाम ओरिएंटेड को बात लगती तो बता देना, कल के वीडियो में फिर रगड़ देंगे इसको। लेकिन आज मैं आपको बेसिक सी बातें बता रहा हूं भाई, जो एग्जाम ओरिएंटेड बात है, जो एग्जाम में आ सकती हैं। प्रेशर मैनिपुलेशन के बाद जो नेक्स्ट बनता है परक्यूशन मैनिपुलेशन। परक्यूशन 3 नंबर, परक्यूशन, PERCUSSION मैनिपुलेशन। इसको हिंदी में बोलेंगे भाई थपथपाना। हिंदी में बोलेंगे थपथपाने की हस्तकौशल विधि। हिंदी में बोलेंगे थपथपाने की हस्तकौशल विधि। थपथपाने की हस्तकौशल विधि, थपथपाना। थपथपाना समझते हो ना, ऐसे, बस ये है प्रेशर मैनिपुलेशन। परक्यूशन मतलब थपथपाना ऐसे। इसके टाइप में बताऊं आपको, हैकिंग, पहला इसका जो टाइप हो सकता है वो आपका हैकिंग हो सकता है भाई। नंबर 1 हैकिंग। हैकिंग में क्या होगा भाई, हैकिंग में क्या होगा, जो हमारी हथेली का जो निचला हिस्सा ना, गुलाकी पार्ट, इससे आपको क्या करना है, थपथपाने की क्रिया करनी है। कर इससे भी सकते हो, लेकिन हैकिंग में क्या होगा, इस वाले पार्ट से आपको थपथपाना है, हैकिंग, ये हैकिंग होगी, ठीक है। इसके बाद पॉन्डिंग, नहीं कपिंग सॉरी, दूसरा जो टाइप होगा इसका कपिंग, CUPPING
ING। भाई इंग्लिश और हिंदी में शब्द लिखने में मेरे साथ परेशानी है, ठीक है। इसमें जो है ना थैली का प्याला बना लेना भाई ऐसे, बस ये प्याला बन गया और थपथपाना है, ये होगा कपिंग। हैकिंग समझ गए, ये वाला पार्ट। तीसरा जिसका पार्ट हो सकता है बीटिंग। बीटिंग पीटना, मतलब बीटिंग। इसमें क्या होगा भाई, इसमें क्या होगा, आपको मुट्ठी बनाकर ऐसे भाई बीटिंग, बस दैट्स इट, समझ गए। इस प्रकार से दबाव डालना मुट्ठी बना के, ये हो गया बीटिंग। 4 नंबर में क्या हो सकता है, पाउंडिंग। POUNDING, पाउंडिंग या कहो टैपिंग। इसमें क्या होगा भाई, इसमें क्या होगा, इस विधि में अंगुलियां और अंगूठे और हथेलियों का प्रयोग करके तबला बजाना है भाई, तबला बजाना है, ये होगा पाउंडिंग या टैपिंग। तबला बजा दोगे, ये आपके जो परक्यूशन, जो थपथपाने की हस्तकौशल विधि बता दी मैंने आपको, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट जो हमारा मसाज का टाइप बचता है भाई, मोटा मोटी बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये जो ना एग्जाम ओरिएंटेड बात बता रहा हूं, सिर्फ, ज्यादा डीपली नहीं जा रहे भाई। चौथा जो टाइप है ना मसाज का, वो हमारा क्या बन सकता है, हिलाने या झकझोरने के हस्तकौशल विधियां मैं कहूं शेकिंग, SHAKING, शेकिंग मैनिपुलेशन, ठीक है। शेकिंग मैनिपुलेशन, इसमें क्या है, जो हमारे जो पार्ट होते हैं, जो मुलायम उत्तक होते हैं, उनको आराम पहुंचाने और मांसपेशियों को उत्तेजित करने के लिए जो इस विधि में क्या किया जाता है, इस विधि में भाई 2 तरीके अपनाए जाते हैं। एक तो कंपन पैदा की जा सकती है इसमें आपकी। शेकिंग का मतलब दे रखा है भाई इसने, हिलाना या झकझोर देना, हिला दो पकड़ के या झकझोर दो। उससे क्या होगा, वहां पे जो ब्लड इकट्ठा हो रहा है, वहां पे ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, जैसे ऐसे पकड़ के हिला दिया करते ना, वो जो एथलीट होते हैं आपने देखा होगा, उनकी भाई सातड़ को पकड़ के रिलैक्स करते हैं, वो वाला मेथड है ये, समझ गए। वाइब्रेट कर देंगे, उसको हिला देंगे, झकझोर देंगे, ऐसे रिलैक्स करते ना, ऐसे पकड़ के, ऐसे आगे से पकड़ के ऐसे लाता तो पूरा ये झकझोर दिया जाता है, ठीक है। तो ये वो मेथड है। इसमें 2 तरीके अपनाए जा सकते हैं भाई आपके, एक तो कंपन और दूसरा आपका शेकिंग, झकझोरना, झकझोरना, ठीक है। कंपन वाइब्रेट करना, वाइब्रेट, और झकझोरना पकड़ के हिला देना, बस ये आपका मेथड बन गया, ठीक है। कंपन दबाव के साथ भी पैदा किया जा सकता है ऐसे, ठीक है। ये मेथड हो गया आपके, समझ गए। शेकिंग मैनिपुलेशन के 2 टाइप मैंने बता दिए, सारे लगभग जो इंपॉर्टेंट थे एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। ज़्यादा मैं डीपली जाऊंगा नहीं भाई, क्योंकि जो एग्जाम ओरिएंटेड बात है ना, वही हमारे लिए ज़रूरी है, ज़्यादा जरूरी नहीं है भाई। वैसे पढ़ने को कितना है पढ़ लो, ठीक है, लेकिन अभी समय की कमी है और मसाज का टॉपिक हमारा बच गया था, तो वो मैंने बता दिया। हाँ, अब जो हमारी थेरेपी बच गई भाई, थेरेपी भी मैंने आपको नहीं बताई, ठीक है। थेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है भाई, और जो है ना एक शब्द है जो इंजरी के बाद स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, वो आपके लिए जानना जरूरी है। रिहैबिलिटेशन या पुनर्वासन। पुनर्वास प्रक्रिया क्या होती है, पुनर्वास प्रक्रिया क्या होती है। पुनर्वास का मतलब भाई सोच लो, पुनर्जीवन देना। आपके पैर को चोट लगी, उसके बाद वो तरीका अपनाना जिसके बाद आपका पैर एज इट इज वैसा उसके जैसा चोट से पहले था। तो इसको चोट से पहले जैसा करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको बोलते हैं पुनर्वास प्रक्रिया। इंजरियां होती हैं, खेल जो भाई खेलेगा उसको चोट लगी, घर पे रहने वाले को कभी चोट नहीं लगती, आपको ही पता है, ठीक है। तो पुनर्वास प्रक्रिया क्या होती है, आपको चोट लगी, उसको वापस इसी लायक बनाना कि वो ग्राउंड पे जाके एज इट इज परफॉर्मेंस कर सके, तो वो पुनर्वास प्रक्रिया है। अब इसके लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं भाई, जो है ट्रीटमेंट के लिए। जैसे आपका हो सकता है भाई व्यायाम की विधियां अपनाई जा सकती हैं, जैसे स्ट्रेचिंग हो, कोई किसी मसल के टेंडन में खिंचाव आ गया या लिगामेंट के अंदर खिंचाव आ गया, तो उसके लिए स्ट्रेचिंग विधियां हो सकती हैं।
या कोई साइकोलॉजिकली रूप से इफेक्ट हो रहा है तो उसके साथ साइकोलॉजिकली रूप से टेक्निक्स अपनाए जाते हैं उसको नॉर्मल करने के लिए। या फिर जो एक तीसरा मेथड है चिकित्सक विधि जो होती हैं, वो चिकित्सा जो विधियां होती हैं अलग अलग, जैसे आपने सुना होगा ना क्रायोथेरेपी है, डायथर्मी है या वाटर थेरेपी है, इसे ऐसे ऐसे नाम सुने होंगे ना, ये चिकित्सकीय विधि जो अपना के भी ठीक किया जा सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको चोट लग गई तो सबसे पहले क्या किया जाता है, फर्स्ट एड दी जाती है भाई, आपको पता ना फर्स्ट एड दी जाती है मतलब प्राथमिक सहायता। अगर खेल के मैदान पे आपको चोट लग गई तो वहां पे जो आपको प्राथमिक सहायता दी जाएगी उसका एक फार्मूला होता है, उस हिसाब से देनी होती है भाई। कौन सी होती है वो, प्राइस थेरेपी, उसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। प्राइस थेरेपी जो है दी जाती है सबसे पहले फर्स्ट एड के रूप में, प्राइस थेरेपी, PRICES, प्राइसिस थेरेपी सॉरी भाई, प्राइस थेरेपी। इसमें क्या किया जाता है, प्राइस थोड़ा ऊपर लिख दे भाई, ये ऐसे लिख लें, PRICES। ये तरीका अपनाया जाता है भाई सबसे पहले स्पोर्ट्स में किसी भी प्लेयर को चोट लग गई तो। P का मतलब प्रोटेक्शन, PROTECTION, प्रोटेक्शन, मतलब जो इंजर्ड होगा ना पार्ट उसको बचाओ सबसे पहले। ये नहीं कि चोट लगने के बाद भी आप खेलते रहे, जो भी पार्ट इंजर्ड होगा उसको बचाओ। दूसरा मेथड रेस्ट, बिल्कुल रेस्ट, कोई गतिविधि ना हो। गतिविधि हुई तो वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, और ब्लड फ्लो बढ़ा तो हो सकता है बॉडी से ज्यादा खून बाहर निकल जाए। प्रॉपर रेस्ट भाई, जो चोट लगा जो पार्ट है उसको प्रॉपर रेस्ट दो। इसके बाद आपने रेस्ट कर लिया, फिर आइस, बर्फ, चोट लगे भाग के ऊपर बर्फ का सेक लगाना, बर्फ का सेक लगाना। ठीक है, इसके बाद कंप्रेशन, COMPRESSION, चोट लगे पार्ट के ऊपर प्रेशर देना ताकि जो सोजन है ना वो ज्यादा ना आए भाई, स्टेबल हो जाए जो सोजन आना ना चोट के बाद वो। इसके बाद एलिवेशन, ELEVATION, एलिवेशन, जो हमारा इंजर्ड पार्ट है उसको हर्ट से ऊंचा उठा के रखना ताकि हर्ट उस साइड ब्लड ना भेज पाए। ठीक है, ये होता है एलिवेशन। लास्ट बच गया भाई स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग, ये हो गया स्टेबलाइजिंग। ठीक है, मतलब जो चोट लगा पार्ट है उसको ट्रीटमेंट दे रहे, उसके बाद उसको थोड़ा बहुत सहारा दे देना, उसको जो जरूरत है ताकि वो ज्यादा हिले डुल, जैसे आपको पैर में लगी चोट लगी खतरनाक, तो ये नहीं कि आप पैर के ऊपर चलने के लिए किसी सहारे के साथ चलो जब तक वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाए। तो ये है भाई प्राइसिस थेरेपी, जो पहले राइस होती थी RICE, बस आजकल P भी जोड़ दिया, S भी जोड़ दिया। ठीक है, ये आपकी प्राइस थेरेपी, याद रखें। इसके बाद कुछ एक थेरेपी हैं जो ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती हैं भाई, कई बार पूछ लेते हैं नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी जो है वाटर थेरेपी, कौन सी क्रायोथेरेपी है। समझ गए, एक बात याद करना भाई, चोट लगने के बाद सबसे पहले जो थेरेपी दी जाती है ना वो आइस थेरेपी दी जाती है, सबसे पहले क्रायो, इसको बोलते हैं क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है भाई, क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी बोले तो आइस मतलब ठंडी चिकित्सा, ठंडी चिकित्सा भी बोलते हैं इसको, चिकित्सा। ठीक है, ठंडी चिकित्सा है क्रायोथेरेपी। आइस, समझ गए, सबसे पहले प्राइस आइस यहीं पे दी जाती है, समझ गए ना। ठीक है, इसके बाद कुछ एक थेरेपी है जिनका हमें पता होना चाहिए, नाम से भी आप पता लगा लोगे, और उसके अंदर कौन कौन सी जो है शामिल होंगी वो भी आपको जो है पता होना चाहिए भाई। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, इसके अंदर जितनी भी चिकित्सा शामिल होगी ना भाई, पानी की चिकित्सा शामिल होगी, जितनी भी चिकित्सा शामिल होंगी वो पानी, जितनी भी चोटों का इलाज हम पानी से कर सकते हैं ना वो सारी हाइड्रोथेरेपी में शामिल रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल भंवर स्नान,
भंवर स्नान, भंवर स्नान। व्हर्लपूल बाथ, भंवर स्नान भाई आपने वॉशिंग मशीन देखी है? देखी है ना, सभी ने देखी होगी। वो कैसे घूमती है, एक बार इधर एक बार इधर, सेम एज इट इज जो तरीका अपनाया जाता है ना इससे ट्रीटमेंट करने का यही, मतलब पानी होगा उसमें टब में रख देंगे, नीचे वो मशीन घूमेगी, वो होता है भंवर स्नान। मतलब भंवर पैदा की जाती है इंजर्ड पार्ट के इर्द गिर्द, ताकि उस इंजर्ड पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर शुरू हो सके, समझ गए भाई, ये होता है भंवर स्नान। इसके बाद विलेय स्नान, इसके बाद है आपका विलेय स्नान। विलेय, विलेय स्नान, इसमें क्या होता है भाई, इस विधि में गर्म पानी का प्रयोग किया जाएगा और क्या किया जाएगा भाई, चोट लगा जो पार्ट है उसके अंदर डुबोया जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इमर्शन बाथ, इमर्शन बाथ, ठीक है। विलेय स्नान का मतलब यही है, और जल का जो तापमान रहेगा वो गर्म रहेगा भाई। इसमें नॉर्मली गर्म पानी का प्रयोग किया जाएगा, उसमें जो इंजर्ड पार्ट को रख दिया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा हो सकता है हाइड्रोकोलेट्रल पैक। हाइड्रो, हाइड्रो वैसे हाइड्रो का मतलब पानी होता है तो समझ जाना, हाइड्रो का जिक्र आ रहा है तो पानी की थेरेपी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका हाइड्रो, हाइड्रोकोलेट्रल, कोलेट्रल पैक। ये भाई गर्म पानी के पैकेट आते हैं, ठीक है, उससे सिकाई की जाती है, ठीक है, समझ गए। हाइड्रोकोलेट्रल पैक, समझ गए भाई, पैकेट में एक पानी आओगा या उसके अंदर मुलायम सिंथेटिक पदार्थ होता है जो गर्म किया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब यही है, इतना ही समझना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है गर्म और ठंडी चिकित्सा, ठीक है। हाइड्रोकोलेट्रल समझ गए भाई, एक सिंथेटिक पदार्थ होगा, पैकेट के रूप में होगा, ठीक है, उसको गर्म करके सिकाई की जा सकती है। इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड बात बता दूं भाई, जो एग्जाम में बहुत बार आओगी, आपका आनी है, कॉन्ट्रास्ट बात, या मैं कहूँ गर्म और ठंडी चिकित्सा, ठंडी, ठंडा स्नान सॉरी, या चिकित्सा ही मान लो भाई। मतलब इसमें क्या करा जाएगा, एक बार गर्म पानी में इंजर्ड पार्ट, जो इंजर्ड पार्ट है वो डुबो दिया जाएगा। दूसरा, एक बार एक साइड में ठंडा पानी रख देंगे, एक साइड में गर्म, 10 मिनट इसमें डुबोएंगे, 10 मिनट इसमें डुबोएंगे, बारी बारी ये प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट बाथ। और ये भाई स्वेलिंग को कम करने के लिए जो है ना दी जाती है, मतलब सूजन को कम करने के लिए दिया जाता है। एग्जाम में आ सकता है सूजन को कम करने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो कॉन्ट्रास्ट बाथ। मतलब जहां पार्ट में सूजन आ गया वहां ब्लड इकट्ठा हो रहा है और वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन इस विधि से बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, सूजन कम होना शुरू हो जाता है, समझ गए, इतनी सी बात, ठीक है। इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड बात है भाई वो बता दूं आपने, हम चलते हैं अब क्रायोथेरेपी के अंदर। क्रायोथेरेपी एक टेक्निक है भाई, क्रायोथेरेपी। इसमें क्या किया जाएगा, ठंडी चिकित्सा दी जाओगी। क्या किया जाओगा भाई, ठंडी चिकित्सा दी जाओगी। जैसे बर्फ से सेकाई करते हैं ना, क्रायोथेरेपी का मतलब है बर्फ की थेरेपी। उसमें आपके ठंडे पैकेट भी आगे, जैसे क्रिकेट के मैदान में चोट लगती है तो आइस के पैकेट लेके जाते हैं, वो वाले। ठंडी स्प्रे भी होती है, ठीक है। आजकल केमिकल भी ऐसे आने लगे, वो ठंडे रहते हैं, स्प्रे करते ही वो जो सुन्ना बना देते हैं उस पार्ट को, समझ गए। इसके अंदर भाई आइस पैक्स आ गए, आइस मसाज आ गई आपकी, ठीक है, कोल्ड स्प्रे आ गई, ठीक है, कोल्ड टॉवल आ गया। ये सारे मेथड अपनाए जा सके हैं भाई, किसमें, आपके जो क्रायोथेरेपी उसके अंदर, ठीक है। इसमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बर्फ़ की आइस के पैकेट हो सकें, बता दी मैंने ये बात। ठंडे पानी में डुबो दो, वो भी एक क्रायोथेरेपी है, समझ गए। बर्फ़ की चिकित्सा, ठंडी चिकित्सा कौन सी हो बता दोगे आराम से भाई, ठीक है। कोल्ड भाई ठंडा टॉवल है, बर्फ़ में दबाया, उससे सिकाई कर सकते हो आप, ठीक है। वाष्पयुक्त स्प्रे हो सकती है, ठंडी वाष्पयुक्त स्प्रे हो सकती है भाई, ठीक है। ये ठंडी चिकित्सा के मेथड हो गए। एग्जाम ओरिएंटेड तो भाई ये बात है, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आ लेगा हाइड्रोथेरेपी, क्रायोथेरेपी के अंदर से। इसके बाद कुछ एक थेरेपी और भी बचती हैं, जैसे आपकी पैराफिन बात है, पैराफिन बात है, मोम स्नान इसको कह सकते हो हिंदी में भाई, मोम स्नान।
जिसमें इंजर्ड पार्ट को मोम के अंदर डुबोया जाता है, समझ गए। और इसमें ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं। इसके बाद कुछ एक मेथड है भाई, जैसे इलेक्ट्रोथेरेपी, एक इलेक्ट्रोथेरेपी, इसमें क्या किया जाए, लाइट का प्रयोग किया जाओ भाई, लाइटिंग का प्रयोग किया जाओ ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद एक भाई और मेरे ख्याल से एक डायाथर्मी होगी, जैसे आपकी उसके अंदर जो है ना किरणें छोड़ी जाती हैं, वेव छोड़ी जाती हैं इंजर्ड पार्ट के ऊपर। बस मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन आ लेगा हाइड्रोथेरेपी कोल्ड थेरेपी के अंदर से, ठीक है। तो मैंने ये मसाज और ये बता दिया आपको भाई, दोनों ही बता दिए। मसाज से रिलेटेड आपने लगता है ना आपको कि भाई कुछ टॉपिक रह गए तो बता दियो, मैं नेक्स्ट वीडियो में और डीपली भी बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास समय की कमी रहती है और इस कारण से जो है ना मेरे को समय नहीं मिलता रियल में मेरे को खुद को पहले स्टडी करने का, क्योंकि भाई कुछ फैमिली के भी काम हो जाते हैं, कुछ मेरा स्टेडियम का काम भी चलता रहता है कि इधर उधर जाना पड़ जाओ मैंने कई बार, तो फिर मैंने इंस्टेंटली ढूंढ के टॉपिक फिर आपको बताने पड़ती हैं एग्जाम ओरिएंटेड बातें। फिर भी आपको लगता है कुछ रह गया तो आप नीचे कमेंट कर दियो और मैं नेक्स्ट वीडियो में फेयर करवा दूंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने मसाज और इम्पोर्टेंट जो थेरेपी थी ना मैंने वो आपको बता दी। आपको फिर भी लगता आप, क्योंकि आपका अनुभव ज़्यादा है, आपने +1 +2 की क्लास अगर ली हो स्कूल में और आपको लगता है कि ये टॉपिक एग्जाम ओरिएंटेड, तो बता देना भाई, फेयर करवा देंगे, क्योंकि तारीख 18 हुई है, अपने पास 19 और 20 हैं। 21 को मैं कोशिश करूंगा या 22 को लाइव सेशन करेंगे, 21 को करेंगे लाइव सेशन, ठीक है। और जल्द ही इंस्ट्रक्शंस मैं पढ़ के बता दूंगा आपको कि पेपर के अंदर क्या क्या इंस्ट्रक्शंस रहेंगी, क्या क्या चीज़ें में ध्यान रखनी है और क्या क्या चीज़ें पेपर में लेके जानी, क्या नहीं लेके जाना, वो सारी जानकारी भी दे दूंगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई पॉजिटिव रहें, नेगेटिव मत हो, चाहे वो पीटीआई लगे हुए पीटीआई हो, चाहे लगने की तैयारी को, पॉजिटिव रहो लाइफ के प्रति। नौकरी ही सब कुछ नहीं है, जीवन बहुत लंबा है, आपका नहीं तो आपके बच्चों का बहुत लंबा। पॉजिटिव रहिए लाइफ के प्रति, ठीक है। मेरे साथ नौकरियों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं। मैं खुद कहता हूं कि मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर दिए, जॉब्स के 5 बार स्टेट क्लियर कर दिए। मैंने बताया था मैं नेट JRF हूँ, फिर भी आज भी मैं घर हूँ, तो आप सोच के देखिए कि कितनी समस्याएं आती है लाइफ में। भाई पेपर हो गया DSSB का, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम होगी, और हरियाणा D ग्रुप में लग गया मैं, वहाँ दूसरा स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन का मामला फंस के खड़ा होगा। राजस्थान PTI पेपर हो गया मेरा, वहाँ क्या हुआ, वहाँ फिर NCT का मामला फंस गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रही। तो समस्याएं सबके साथ हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं फिलहाल जॉब कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। मेरे साथ भी डॉक्यूमेंट मतलब पेपर क्लियर कर दिया अच्छी खासी रैंक के बाद, उसके बाद मामला डॉक्यूमेंट के ऊपर आके अड़क जाता है, ठीक है। सबके साथ समस्याएं हैं, पॉजिटिव रहिए लाइफ में, नेगेटिव मत रहिए, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है। मैं कोई सुखी नहीं, ये मान के चलिए सब दुखी है लाइफ में, कोई जॉब के कारण दुखी है, कोई फैमिली प्रॉब्लम के कारण दुखी है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए, चाहे आप लगने वाले हो, चाहे हट गए हो, 10 साल सुख से निकालें आपने। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फुटपाथ के ऊपर सोते हैं, उनको 1 महीने भी सरकारी नौकरी नसीब नहीं होती, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए लाइफ के प्रति और पेपर की तैयारी करते रहिए। अपना काम है भाई कर्म करना, फल देगा सिस्टम, भगवान नहीं देगा, ये तय है, सिस्टम देगा फल। आप जॉब की तैयारी कर रहे हो तो HSSC जो है ना रिजल्ट देगी, या आपको जो फल देगी वो सरकार देगी भाई। रिजल्ट सरकार के हाथ में, भगवान के भी हाथ में नहीं, किसी के हाथ में नहीं, खट्टर सरकार के हाथ में। क्या करेगी वो, ओल्ड को रखेगी या क्या करेगी, मारेगी, किसको छोड़ेगी नहीं पता, ठीक है। कर्मचारियों के हित की सरकार नहीं, ये तय है। आप लग जाओगे ना नए वाले, तो आपके भी सरकार के साथ ऐसे रहने वाले, क्योंकि ये कभी नहीं चाहती गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है अपने ऊपर से सरकारी एम्प्लॉइज का बोझ कम करने का। हर चीज़ का निजीकरण हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और इसका कारण सरकारी कर्मचारियों की इमेज का डाउन होना, उनके काम ना करना प्रॉपर वे में। सब एक जैसे नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं। हम भी वैसे ही हो जाते हैं सिस्टम में जाके लॉजिकल। आप भी देख लेना, आपको भी लगेगा क्या जीवन है यार, क्यों दुखी हो रहा हो, फलाना काम नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ, ऐसे हालात हैं। तो लाइफ में पॉजिटिव रहिए भाई, कोई सुखी नहीं, सब किसी न किसी चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं। बस मैं एक कहावत हमेशा यूज करता हूँ, जब मेरे पास जूते नहीं थे मैं बहुत रोता था, फिर मैंने एक विकलांग देखा, अब मैं खुश रहता हूँ। अपने से कमज़ोर को देखिए और खुश रहिए। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।